आप देख रहे हैं थैंक यू बिहार न्यूज चैनल, आपकी खबर आप तक। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं थैंक यू बिहार। और जिस तरह से भागलपुर में ये घटना या यूँ कहे एमईसी का विवाद जो जारी है, बयान का दौर जो दोनों तरफ से जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इसी क्रम में हम पहुँचे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व एनसीपी छात्र अध्यक्ष और अभी भी कई सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। नाम है सैयद अरशद अली। तो जिस तरह का ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में ये विवाद हुआ है, कई पोल खुलते जा रहे हैं। इससे पहले एपिसोड 1 में हमने दिखाया था कि पूर्व शिक्षिका एमरीना सिराज ने जिस तरह से कई भेद खोले थे उर्दू गर्ल्स स्कूल के, उसके बाद फिर से उन्होंने दूसरा भी बयान दिया। अब उनका जवाब नहीं मिल सका, लेकिन अब फिर से हमारे साथ है एक सामाजिक कार्यकर्ता और यूँ कहे कि एमईसी को गहराई से जानने वाले व्यक्ति। और यहाँ पर जो है स्कूल है, कॉलेज है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों का, और यहीं पे लोकल है, आसपास भी रहते हैं। उनकी गहरी इसमें जानकारी है। और जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट में कई सवाल पूछे थे कि ऐसा सवाल होना चाहिए कि इसका क्या जवाब है, हम कोशिश करेंगे सभी दर्शकों को वो आज जवाब मिल सके इनके द्वारा। तो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल थैंक यू बिहार में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने मैक के माध्यम से जनता के दिल में उतरने का फिर से एक बार मौका दिया। तो आप जो है यहाँ पे आप बहुत दिनों का अनुभव है, यहाँ पे आप देखते आ रहे कि यहाँ पे क्या मामला है, क्या है, शुरू से आप देखते, कहीं ना कहीं आप भी यहीं पे इसी स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे। ये पढ़ाई तो मेरी इंटर लेवल जो हमारा जो कॉलेज जो है मुस्लिम हाई स्कूल ही हुई है। मामला ये है कि 2013 की बात है। 2013 वाली बात पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में धुआं पहले से उठ रहा था जी, आग अब लग चुका है जी, तो ये विवाद जो है तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम तो इसमें ये कहना चाहें कि इस विवाद को टेबल टॉक के माध्यम से सुलझा दिया जाए। नहीं लगता कि एक शीत युद्ध टाइप का ये लड़ाई चल रहा है? अगर इसको युद्ध की नज़र से देखेंगे तो युद्ध है। ये एक परिवार की लड़ाई है, परिवारवाद। ये एक शिक्षा की लड़ाई है। हम लोग अगर इसको अपने दायरे के अंदर ये समस्या का समाधान अगर चाहते हैं तो हम लोग एक ग्राउंड में बैठ के इसके मसले का निकाल सकते हैं। भीड़ भाड़ के राजनीति को एक तरफ करके शिक्षा के बारे में सोचा जाए तो निदान निकल सकता है, वरना नहीं तो फिर ये तो एक महाभारत युद्ध ही है। हम लोग अगर इसको निजी तौर पर देखें ये बहुत बड़ा युद्ध है, मगर अगर उसको सामाजिक तौर पर अगर हम लोग देखें, ये कमेटी सिर्फ मेरे से, आपसे या कुछ लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। ये समाज, इस कमेटी में पूरे भागलपुर के मुसलमानों का एक आस्था है। जैसे देखा जाए कि उर्दू गर्ल्स स्कूल रहे, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज रहे या मुस्लिम हाई स्कूल रहे जी, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही नहीं, और भी हिंदू परिवार के बच्चे भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो ये तो एक सामाजिक जो है चीज़ है, ये किसी का निजी कैसे हो सकता है? देखिए, शिक्षा हमारा जो है भारत के अंदर वो फंडामेंटल राइट में आता है। हम किसी भी इदारे में शिक्षा हासिल कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। आप मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में देखिएगा, यहाँ हिंदू विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, उनका भी अनुभव है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। कभी भेदभाव हमने भी कई दिनों से यहाँ गुजारा है, लगभग 15 साल से, तो ऐसा अभी तक हमको सुनने में नहीं आया कि कोई भेदभाव नहीं हुआ। आपको पहले कह दिया है कि भारत में शिक्षा को फंडामेंटल राइट में इसलिए लिया गया है कि आप किसी भी इदारे में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू का हो या चाहे वो मुस्लिम का हो। दूसरा बात यह है कि ये जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी बनी थी जी, ये इसलिए बनी थी कि जो है माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनके लिए एक विशेष तौर पर सुविधा हो। मुस्लिम समाज में लड़कियों की सेफ्टी पहला चीज होता है। आर्टिकल 30 में एक वर्णन है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षा विकास के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होता है, संस्था, उसका स्थापना वो कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका संविधान में हम लोगों को राइट प्राप्त है। अल्पसंख्यक में जितने भी समुदाय आते हैं उनको अधिकार प्राप्त है। उसी नजरिए से मैं यही आना चाहूँगा, क्योंकि उसी नजरिए से इसका जो है गठन किया गया था और समाज में लाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने इसको अपना निजी या यूँ कहे कि बकौती समझ लिया। देखिए, अगर कोई इसको निजी समझ रहा है या कोई इसको बकौती समझ रहा है, इसमें मेरी और आपकी कमजोरी है। हम कमजोर पड़ गए, वो मजबूत पड़ गया। इस आसपास के लोग जो है समाज के, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? इतना दिन से सहन कर रहे हैं, इसका क्या कारण? कि समाज के लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि मैं आपके मैक के माध्यम से समाज से ये अपील करूंगा कि वो इस ओर ध्यान दें। इस कमिश्नरी में, पूरे भागलपुर कमिश्नरी के अंदर
मुस्लिम एजुकेशन कमेटी ही एक ऐसा इदारा है जो कम पैसे में आपको बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है, और इसको निजी बोलना या किसी का व्यक्तिगत बोलना ये गलत होगा। इस कमेटी के अंदर हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बराबर हक रखता है, और आप चाहिए आइए, कोई दिक्कत से नहीं है। एमईसी 2 गुटों में बट चुका है। अविश्वास प्रस्ताव ला के एक गुट ने जो है फारूक अली साहब को बाहर कर दिया, और उधर फारूक अली जो है वो खुद फायर में चल रहे हैं अभी। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था लेकिन लीगल टाइप से। तो ये अविश्वास प्रस्ताव ला के जो इनको बाहर किया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, हम अभी आपको एक बात बता दे रहे हैं कि आज जो इस कमेटी के अंदर चुनाव का जो दौर चल रहा है, ये पहले ऐसे नहीं था। मैं फारूक अली को काफ़ी पहले से जान रहा हूँ, और उनके ऊपर कोई अगर ब्लेम लग रहा है तो ये गलत है। हम लोग उस वक्त छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, एक हम थे और एक NSUI के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, और रालोसपा के थे खालिद भाई। तो मामला ये था कि उस टाइम डिग्री कॉलेज आप जानते हैं, बंगाली विद्यार्थी को वह एक गढ़ था, सीट बुक हुआ करता था ज्योग्राफी के लिए, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लेकर के सीट उनको बेचा जाता था। तो ऐसे में क्या होता था, जो भागलपुर के जो लोकल विद्यार्थी जो थे ज्योग्राफी से पढ़ने वाले, उनका दाखिला यहाँ नहीं हो पाता। तो वो केस जो है, समझ लीजिए, वो एप्लीकेशन जो है हम लोगों के पास आया, तो हम लोगों ने उस पर आवाज़ अपनी बुलंद की। आप लोग के पास जब संज्ञान आया तो उस पर आपने आया तो हम लोग उस पर गए, हम लोगों ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। कई हॉट टॉक भी हुए, टेबल टॉक भी हुए। जब इससे मसले का हल नहीं हुआ, तब प्रचार का पुतला दहन किया गया। उसके बाद स्टेशन चौक पे एक धरना प्रदर्शन भी हुआ, वो पेपर जो क्लिप है मैं आपको दे दूंगा। तो हम लोगों ने स्टेशन चौक पर जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें मैंने मांग किया कि अब इसका जो निदान जो है चुनाव से ही हो सकता है। तो हम लोगों ने चुनाव पर बल दिया। पिछली बार चुनाव कब हुआ था मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में? पिछली बार चुनाव कब हुआ था उतना मैं डीपली तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैंने जो मूवमेंट किया था वो 2013 था, और 2013 में ही वो चुनाव हुआ है। क्योंकि मेरे मूवमेंट के बाद मेरे साथ कुछ अपराधी घटना को अंजाम दिया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, वो पूरा पेपर कटिंग है। पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। हाँ, पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई कि आप इस तरफ ध्यान मत दीजिए। तो युवा थे, छात्र राजनीति थी, अकेले तो थे नहीं, पूरा संगठन साथ में था। हमारे मोहल्ले में हमारे साथ जो है मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, छुरी चाकू से भी हमला हुआ। लेकिन मामला ये है कि छुरी चाकू से मेरे इरादे को दबाया नहीं जा सकता। कुछ देर के लिए हमको बेड पे लेटाया जा सकता है, मगर छुरी चाकू से हमको दबाया नहीं जा सकता। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मामला यहाँ पर ये हुआ है कि हम लोगों ने डिमांड किया कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का हल जो है वो चुनाव के माध्यम से निकाला जाएगा। तो ऊपर वाले ने हमारी फरियाद सुन ली और चुनाव भी हुए। तो चुनाव हुए तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं भागलपुर के मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, वो गए, सदर बने, को सेक्रेटरी बने, और अच्छे से चला। उस समय वोटरों की संख्या कितनी लगभग हुई? वर्तमान में भी लगभग 40,000 है। ये मैं नहीं बता सकता, इसका अंदाजा नहीं है। वर्तमान में अब 40,000 लगभग। देखिए, वर्तमान में अगर 40,000 है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे कि भागलपुर में जितने भी मुसलमान हैं उनका नाम वहाँ के मतदाता जो चार्ट जो होता है उसमें रहना चाहिए। लेकिन महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है एमईसी में। ये यूँ कह कि पिछला मामला पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि जिस तरह से पूर्व शिक्षिका उर्दू गर्ल्स स्कूल की जो है तो काफी अनुभवी और डेडिकेटेड महिला है, अमरीना सिराज जी। व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ उनको, जानते व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे। तो हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या वो प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं थी, जो कभी उनको उनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं किया गया उर्दू गर्ल्स स्कूल में? देखिए, प्रिंसिपल बनने के लायक वो थी या नहीं थी, ये तो स्कूल कैंपस के अंदर का मामला है। हम ठहरे स्कूल कैंपस के बाहर के लोग। हाँ, बाहर के लोग। लेकिन मामला उठता ये है कि अगर वो इस लायक हैं तो उनको बनाना चाहिए। उनके सामने की कोई अगर जूनियर टीचर है तो उनका ये हक नहीं बनता है वो प्रिंसिपल बने। पहले जो हकदार है, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, जिसको अनुभव है। जी हाँ जी। जबकि उनका कहना है कि जो उनसे पढ़ी जी और जो उनसे इतनी जूनियर की, मतलब कि गुरु और शिष्य का रिश्ता रहा, सिर्फ 3 महीने के अंदर उसको वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। गलत हुआ ये एकदम 3 महीने के अंदर, वो भी प्राइवेट तौर पे भी थी ना, और उसको बना दिया गया वाइस प्रिंसिपल। सिराज को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो हमारे क्षेत्र के बीएलओ भी हैं, वो आती रहती हैं। कई लोग आरोप लगा रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि बेबुनियाद है कि इन्होंने जो है कलकत्ता में जाके लड़कियों को जॉब के नाम पर बेच दिया। ये तो बहुत संगीन मामला है। गलत बात, संगीन मामला है तो इसमें जांच बैठाइए।
गलत बात है। इसमें कोई आधार ही नहीं, मैंने भी जानने की कोशिश की। तो ये सब बेकार की बात है। किसी के ऊपर उंगली उठा लेना कि वो लड़कियों को ले आके बेच दिया, ये किया वो किया, इस बात में कोई दम नहीं है। अगर आप अभी आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, सीना ठोक के कर रहे हैं, आप ये सवाल उनसे भी कीजिए। अगर वो मुजरिम है तो मेरे और आपके कहने से वो मुजरिम थोड़ी होती है, उनको कोर्ट लेके जाइए। मगर अगर वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको कोर्ट में जाने से कोई डर नहीं है। और अगर वो कोर्ट चली भी जाती हैं, आप लेके जाते हैं, तो कोर्ट में उनके हक में फैसला होगा। तो मैं आपके के माध्यम से जान रहा हूँ कि उनके ऊपर इतना बड़ा घमंड का आरोप लगा है। व्यक्तिगत तौर पे वो एक बहुत अच्छी महिला है। व्यक्तिगत तौर पर फिर एक तो आता है, एक सिदरा खान नामक महिला ने आरोप लगाया उन पर कि जो मैडम है ये किस तरह की, एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा कि किस तरह की घटिया औरत है, उसके मोहल्ले वाले उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दे रहे हैं अभी हम, ये मामला अब जो एजुकेशन से बाहर आकर के राजनीति का दौर पकड़ चुका है। तो आरोप और प्रत्यारोप लगना तो ये लाजमी है। कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। अभी आप मेरी बयानबाजी ले रहे हैं, शाम को आपके पास कमेंट आएगा ये कौन होता है बोलने वाला। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या होता है कि वो मैं एक आम नागरिक हूँ। ये जो बोलेंगे आप उसका आधार भी होना चाहिए। जो बोलेंगे उसका आधार है, उसका आधार होना भी चाहिए। बिना सिर पैर के आप सवाल दाग दे रहे हैं। बिना सिर पैर की कोई ऐसी बात नहीं है। हमने आपको बताया ना, अमीना सिराज पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अमीना सिराज जिस तरह से सामने आई है, मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा अक्सर नहीं देखा गया है। अब भी जो है महिला को जो है घर के अंदर रखा जाता है, लेकिन ये महिला जो है सामने आई है, एक सामाजिक तौर पर उनका एक जुड़ाव है शिक्षा से, उनके अंदर एक भावना है। तो वो एक अकेली महिला है एमईसी में जो सवाल उठा रही है, तो उनकी हिम्मत की भी दाग देनी होगी। लेकिन आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसके लिए मैं समाज की मुस्लिम औरतों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। एक मुस्लिम औरत इतने मर्दों के सामने अकेले सीना ठोक के खड़ी हैं, बेबाक, एकदम बेबाक। तो आपको इनका सपोर्ट करना चाहिए। एक महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। अब समाज को कहीं ना कहीं सपोर्ट में आना बहुत जरूरी है। अमीना सिराज को मैंने क्या बताया आपको कि व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत अच्छी महिला है। उनके ऊपर जो भी ब्लेम लगाया जा रहा है वो गलत है, बेसिर पैर की बातें हैं। या यूं कहा जाए कि क्रांति जो है एक व्यक्ति से आती है, कारवां उसके पीछे चल पड़ता है। हाई स्कूल में एक क्रांति की ज्वाला जलाई और उस ज्वाला को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस सर्दी के मौसम में भी जो गर्मी पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं उनके बयान से भी गर्मी पैदा हो गई। उन्होंने आरोप लगा दिया है। मैंने आपके चैनल पर उनका बयान जो सुना, मैंने देखा, और एक दिन मैंने और भी सुना था कि उनके अगेंस्ट बयान आया था। बोला ये तो बेबुनियाद है यार, इसका खंडन करना चाहिए। देखिए, ऐसे भी महिला की बात को पर्दे के अंदर ही रखना चाहिए। मगर महिला के अगेंस्ट हम जो है किसी के भी मैक के माध्यम से मीडिया में बयान कर रहे हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जो उर्दू गर्ल्स स्कूल है उसकी कैपेसिटी 500 से 600 तक की कैपेसिटी है बच्चों के लिए। लेकिन देखा जा रहा है, स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन लगभग बताऊंगा कि लगभग 2000 बच्चों का वहाँ लड़कियों का एडमिशन है। ये कैसे हो पाएगा? उनका कहना था कि अमीना सिराज का कहना कि जब हम वहाँ पे पढ़ाते थे, शिक्षिका थे, तो आज जो 50 लड़कियाँ आती थी, अगले दिन दूसरी 50 लड़कियाँ आती थी। वो 50 लड़कियाँ जो पहले क्लास ले चुकी थी वो नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। जब एग्जाम में कुछ भी होता है, मैंने एक बार कवर किया था, तो कई लड़कियों को बैठाया, मतलब एग्जाम 9 बजे शुरू है, होने का टाइम दिया, लेकिन 12 बजे होता है। ये नहीं होता है क्योंकि जगह उनके पास नहीं होता। ये कैपेसिटी से ऊपर जाके ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर एक स्कूल का भी आप जो सेंट जोसेफ चले जाइएगा, क्या बोलेगा, मेरे पास 60 सीट थे, अब आपका दाखिला नहीं होगा, तो आपको उसी के तर्ज पे यहाँ भी दाखिला लेना होगा। मछली बाजार आपको नहीं बनाना है। मछली बाजार ही तो बन गया है कि अच्छा खाइए। सचिव का सीधा ऑर्डर हो जाता है कि जो लड़की आती है या नहीं आती है, लेकिन उसका जो है अटेंडेंस बनना चाहिए 75%, क्योंकि उसी आधार पे फंड आएगा। वो फंड को रोकना नहीं चाहते हैं। अगर आप आ नहीं रहे हैं तो मेरा रजिस्टर मेंटेन कैसे हो? करवा दिया जाता है टीचरों से जबरदस्ती। ये गलत हो रहा है। अगर ये गलत हो रहा है तो अमीना सिराज कोई नहीं, उनके जैसे जितनी भी महिलाएं हैं उनको रोड पर आना होगा। आप जैसे जो समाज सेवी है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपके माध्यम से ये सुना, मैं अब इस पर विचार करूंगा क्या करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और फंड का नाम लेकर के रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, ये तो एक अपराध है, ये क्राइम है यार, ये अपराध है। प्रैक्टिकल वगैरह कराया नहीं जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे
लगभग 200 से लेके 500 तक। पहले तो 2-3 साल पहले 200 लिया करते थे, अब 500 लेते हैं एक छात्र से। मैंने अभी आपको क्या बोला, तो 2013 में जब मैंने मूवमेंट किया था तो मेरे पास एक मामला आया था, 2 मामला। स्कॉलरशिप में 200, 400, 500 रुपये की मांग हो रही थी और बंगालियों से पैसा लेकर के वो शुल्क इनको दिया था। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हेरा फेरी, इधर का चीज उधर, उधर का चीज इधर। तो मेरे बच्चे मजबूर थे, ज्योग्राफी में पढ़ने की उनके मन में तमन्ना है और सीट्स हमारे कॉलेज में ज्योग्राफी का नहीं है, तो ज्योग्राफी को छोड़ के किसी और पेपर में पढ़ाई कर रहा है वो। तो उसने एजुकेशन कमेटी, तो उसको जो अपने तमन्ना को जो उसने दबाया है उसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो तो कमेटी है। एक और बड़ा मामला आया है, जो स्कूल के जो सचिव है बेला साहब, उन पर एक खुलासा किया है अमीना सिराज जी ने कि उनके जो है जो उन्होंने सर्टिफिकेट जो जमा किया है एमईसी के लिए, उसकी जांच की जाए। उनका कहना है कि 8वीं पास व्यक्ति है, लेकिन वहाँ पे इंटर का दस्तावेज जमा कर दिया गया है। तो इसके बारे में क्या आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है? नहीं, देखिए ये तो कैंपस के अंदर की बात है, कौन 8वीं जमात का वहाँ अपना प्रमाण पत्र जमा कर रहा है या कोई इंटर का कर रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ प्रिंसिपल कौन है, वाइस प्रिंसिपल कौन है, ये मैं भी नहीं जानता। ये आप नहीं जानते, लेकिन बाहरी तौर से देख के आपको क्या तरीके सही है या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पिछले 2 महीने से मैं अखबार के माध्यम से ये चीज़ देख रहा हूँ कि हमारा जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी जो है ये अखाड़े का केंद्र बनता जा रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप की काट हो रही है, आप आरोप लगा रहे हैं, उसकी काट हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाभारत का युद्ध का क्षेत्र बना दिया। अगर इसको युद्ध के नजरिए से देखते हैं तो ये युद्ध ही है। अगर मैंने क्या बोला, इसको एक टेबल पे बैठ के मसले का हल निकाला जा सकता है। आप सदर हैं, सेक्रेटरी है, मसले हल हो गया। लेकिन ये अपने आप को जो है एक गुट इन पर आरोप लगा रहा है कई दिनों से, कभी चुनाव नहीं कराते, तो नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक से परिवारवाद आ गया। बोले हैं कि एनएसयूआई, रालोसपा और छात्र एनसीपी ने जो मूवमेंट किया था वो आज सब पानी पानी हो गया। मेरे बदन से ब्लड निकल जाना, मारपीट करके घायल कर देना, समझ लीजिए इसके विकास के लिए मैंने अपने खून बहाया भाई। इस कमेटी में लोग जो है वो अपने आप को सर्वा समझते हैं। ये तौर पर यूँ कहा जाए। देखिए दूसरा जो नजरिए से देखा जाए, 2 गुटों में बढ़ चुका है। महाभारत में कथन है कि कौरवों से पांडवों ने सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, लेकिन उधर से जो है एक सुई की नोक भी भूमि देने का जो इनकार कर दिया। तब जाके ये युद्ध छिड़ा धर्म और अधर्म की। देखिए, जब 2 गुट होते हैं तो एक हक पर होता है और एक नाहक पर होता है। कोई तो ऐसा इस कमेटी में है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि सच्चाई के रास्ते पर कौन है और कौन आता है। व्यक्ति जो है, क्रांति एक व्यक्ति से आती है, कारवा उसके पीछे खुद चल पड़ता है। बिल्कुल 100%। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की और लोग आते गए और कारवा बनता गया। ये एक शेर है और इसी शेर को लेकर के अमीना सिराज अगर आगे बढ़ी हैं तो मैं तो आपके मैं के माध्यम से महिलाओं को कहना चाहूँगा कि लोग उनके पीछे आएँ और मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करें। कई गहराई से भेद के हवाले, सिर्फ मर्दों के हवाले इसको ना छोड़ें। गलत तो हो रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि गलत क्या हो रहा है, कहाँ पर से हो रहा है, गलत तो हो रहा है। आप सिर्फ महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ पुरुष ही दिख रहा है। हमने आपको क्या बोला, अमीना सिराज एक क्रांतिकारी हैं, ऐसे हैं तो नहीं, मगर अभी जो मामला एजुकेशन कमेटी में चल रहा है तो उनको एक क्रांति की ज्वाला ही बोलिए। एक दूसरे का भेद खोलने में लगे। उन्होंने क्रांति की ज्वाला जो जलाई है तो एक चिंगारी है जो अच्छाई की एक चिंगारी जो भी जली है, तो लोगों को चाहिए कि अब उसमें एक चिंगारी से मशाल जलाएं और मशाल जला करके एजुकेशन कमेटी के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करें। देखिए, ये बॉर्डर नहीं है, ना ये रंग क्षेत्र है। ज़बानी गोली बम बारूद के यहाँ पे जो निर्माण, ये क्या बोलते हैं उसको, उपयोग जो हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए आप। कई भेद खुलते जा रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और जब लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। अगर इसमें इलेक्शन होने में कुछ देरी होता है तो अभी आपने जो शेर बोला है वो सही साबित होगा। चेहरे तो हो ही रहा, चेहरे तो कई छिपे हुए हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। चेहरे कई होंगे जो छिपे हुए जो सामने नहीं आ रहे हैं। वोटरों में जो महिलाओं को शामिल किया जाए, इसके बारे में आपका क्या सोचना? ये बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में महिलाओं की भागीदारी 110% होनी चाहिए। उर्दू का हाई स्कूल जो है वो तो बालिकाओं के लिए है,
तो फिर वहाँ तो बालिकाओं की देखभाल एक औरत से अच्छा कौन कर सकता है। एक नाजुक उम्र होती है, किशोरी अवस्था होती है 15 से लेकर 18 तक। तो ये एक सेंसिटिव, एक नाजुक उम्र होती है लड़कियों की। यहीं से उनका जो है करियर बनता है और बिगड़ता है। और ऐसे में आप जो है स्कूल में महिलाओं की जगह पुरुषों को जगह दे रहे हैं, उसमें ये कैसे एक महिला को एक महिला अच्छी तरह से समझ सकती है। कई बात ऐसे हैं जो लड़कियां जो है पुरुष को नहीं बता सकती, लेकिन वहाँ उल्टा हो रहा है। पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या तो नदारद है, और है भी तो उनकी बातों को अक्सर दबा दिया जाता है, कुछ सुनी नहीं जाती है। नहीं तो महिलाओं की भागीदारी तो बनती है इसमें। हमने अभी क्या बोला, फिर से आप वही बात बोल रहे हैं। अमरीना सिराज ने जो कदम बढ़ाया है, भागलपुर की मुस्लिम महिलाओं का ये फर्ज बनता है कि वो उनके साथ चले और मुस्लिम महिलाओं को भी वोटर बनाया जाए। और अगर आने वाले जब भी इलेक्शन हो, आज हो, कल हो, परसों हो, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी तो बनती है। एमईसी में जो वाद विवाद चला है, आरोप लगाए गए हैं, भेद खुले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए चुनाव से पहले? देखिए, अगर भेद खुले हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो जांच तो होनी चाहिए। जांच बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर चुनाव होगा तब जाके ये फेयर होगा। ये अगर जांच चुनाव से पहले होता है, बहुत अच्छा है। चुनाव के बाद तो जांच का कोई फायदा ही नहीं होगा। फायदा ही नहीं होगा। नहीं तो आप जो जांच करवाइए चुनाव से पहले करवाइए, तब जाके इसका असर चुनाव पे। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद क्या होगा तब मेरे समझ में आएगा ना कि हमको वोट किनको देना है, किनको नहीं देना है। हमें वोट किनको देना है, नहीं देना है। टाल मटोल कर रहे हैं, चुनाव का तिथि घोषित करते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं, फिर तिथि घोषित करते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं। क्या उनकी ऐसी मजबूरी है, क्या डर है, आपको क्या लगता है? देखिए, मजबूरी या डर नहीं होगा। इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन में आप तो देखते ही हैं कि जैसे भी मैंने आपके माध्यम से जाना कि हमारे एजुकेशन कमेटी में 40,000 वोटर है, तो उसके लिए तैयारी में तो वक्त लगेगा ना। वक्त लगना, तैयारी करना एक अलग बात है, लेकिन टाल मटोल करना ये अलग बात है। देखिए, इसको हम लोग जो एक अलग अलग पहलू से देख रहे हैं। शायद जो सवाल आपने किया, उन्होंने बोला कि अभी वक्त लगेगा, शायद वहाँ वोटर लिस्ट तैयार हो रहा होगा। 40,000 लोगों को आपको कलेक्ट भी तो करना है। सही बात है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। दो पहलू होते हैं। तो आप जो है फारूक अली साहब के बारे में जो उन पर जो आरोप लगाए, जिस तरह से उनको एमईसी से बाहर कर दिया गया, तो फारूक अली साहब को आप कई दिनों से जानते होंगे, करीबी तौर पे भी जानते होंगे। किस तरह का वो व्यक्ति है, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है शिक्षा के जगत में, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे? ये फारूक अली साहब के लिए हम क्या बताएं, उन्हें तो सारा ज़माना जानता है। उनकी अच्छाई के लिए, उनकी नेकी के लिए, वो मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के भी शायद वो कुछ हैं। अखाड़े का जुलूस हो या मुहर्रम का जुलूस हो, कदम से कदम मिला के शिया के साथ, हमारे सुन्नी भाई के साथ, सबके साथ वो चलते हैं। शिक्षा जगत में जाना पहचाना नाम है। शिक्षा की बात होती है। उस इलेक्शन से पहले भी शायद वो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के किसी पद पर थे और वो लेकर के चल रहे थे। आज ऐसा क्या मसला आ गया है? वो जनरल सेक्रेटरी पे कार्यरत थे, लेकिन जो है दूसरा गुट, वो सुनने के अनुसार उनको लग रहा है कि ये जो है ना व्यक्ति बीच में आकर जो है काम खराब कर देता है, तो क्यों ना अविश्वास प्रस्ताव ला के इन्हीं को बाहर कर दिया जाए। ये जो राजनीति का उसूल है कि अविश्वास प्रस्ताव लाइए और आप किसी को बाहर कीजिए, लेकिन मामला है कि हम अगर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो हम फिर बाहर क्यों जाएंगे? अब मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो मामला विवाद उठा है, आपको किस ओर जाता दिख रहा है? ये इसका देखिए कोई विवाद नहीं है। हमने आपको जैसे पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं, ये एक टेबल का मामला है। टेबल पे 4 लोग बैठेंगे, मसले का हल हो जाएगा। बैठना नहीं चाह रहे ना? नहीं बैठना होगा, आज नहीं बैठे, कल बैठे, 2 महीने के बाद बैठे, बैठना तो अपना निजी स्वार्थ के कारण स्वार्थ को छोड़ ही नहीं पा रहे। निजी ही है। अगर निजी स्वार्थ नहीं है तो छोड़ने में क्या है, छोड़ दीजिए। तो ऐसे में जो है एमईसी है, उर्दू गर्ल्स स्कूल है, गरिमा पे तो बहुत ठेस पहुंच रहा है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं। मामला ये है कि जितने भी लोग इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज के सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं इस कमेटी के अंदर, हमारे समाज के सब सम्मानित व्यक्ति हैं, मगर इनके ऊपर अगर आरोप प्रत्यारोप, घमंड, घपला, भ्रष्टाचार जैसा ब्लेम लग रहा है, तो आप अपने पैर को पीछे खींच लीजिए। पूरी एमईसी को मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, 2-4 चंद लोगों की वजह से ये बदनाम होता है। इसलिए की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है। हमने पूरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने किन्हीं का भी नाम नहीं लिया। कई प्रबुद्ध लोग हैं और ज्ञानी लोग हैं इसमें। क्या बोला कि जितने भी लोग इस कमेटी में हैं, सभी हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं। अगर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है
तो आप उसको छोड़ के पीछे हट जाइए, किसी और को मौका दीजिए। क्यों जाएंगे उसमें अपना हम दिमाग खपाने के लिए? क्या फायदा होने वाला है इसमें राजनीति करने से? क्या मिलेगा? अगर आप सीना ठोक के खड़े हैं कि हम ही रहेंगे, हम ही बनेंगे और हमारे लोग बनेंगे, इसका मतलब कुछ तो बात है। उर्दू स्कूल में देखा जाए तो असुविधा का जो है एक चीज़ है, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। और जिस तरह कहा जाए कि हर चीज़ का फीस लिया जाता है, चाहे कंप्यूटर रहे, चाहे खेल के नाम पर रहे, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है धरातल पर नहीं दिखती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धरातल पर नहीं दिखती है, उस काम को आगे आपके माइक को करना है। आप वहाँ जाइए कमेटी के अंदर, आपके लिए कोई रोक नहीं है। देखिए जो भी मसला है वो चुनाव का मसला है, उससे आपको ये हमको किसी को लेना देना नहीं है। अब वहाँ जैसे जो असुविधा है, तो फैसिलिटी वहाँ मौजूद नहीं है, उसके लिए मांग की जाएगी, उसके लिए मांग की जाएगी। क्षमता से ज़्यादा एडमिशन ले लेना, ये क्या सही है? गलत है। ऐसे में तो बहुत बड़ा नुकसान, विद्यालय को भी गरिमा को ठेस पहुंचेगा और बच्चियों की जो है आगे का भविष्य भी खराब होगा। देखिए जिस तरह का अभी चल रहा है कमेटी के अंदर, तो भविष्य तो खतरे में है ही, भविष्य खतरे में ही है बच्चों का। इसमें समाज के लोगों को जो मतदान करते हैं उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें। जो वर्तमान में भी सदस्य सेक्रेटरी हैं उनसे बात करें कि ऐसा ना हो कि आपके चुनाव का, आपके आरोप का, प्रत्यारोप का, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसका असर उन पर पड़े। और भी समाज के लोग हैं, आसपास में उर्दू बाजार है, परबत्ती है, एक ही कम्युनिटी के नहीं, अलग कम्युनिटी के लोग भी इसमें पढ़ते हैं। सभी का भविष्य, सभी से अपील है, समाज का एक धरोहर है। मेरी किसी से कोई एक आदमी से अपील नहीं है, ये अपील तमाम लोगों से है जिनके बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक तालीमी अदारा है, इसको अखाड़ा नहीं बनने दें, वो आगे आएँ। अभिभावकों को ये हक है, वाजिब हक है, ये इसके बारे में पता करें। गार्जियन को, पेरेंट्स को ये पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो सवाल कर सकते हैं, वो सवाल कर सकते हैं कि आपकी वजह से मेरे बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। आंखें खोलनी होगी, जागरूकता लानी होगी। बिल्कुल जागरूकता लानी होगी, आंखें खोलनी होगी, जागरूकता तो लानी ही लानी होगी। कई महत्वपूर्ण आपने जानकारी दे, हो सकता है फिर से आप अगले दौर में मुलाकात हो। तो आखिरी बार में आपसे पूछना चाहेंगे, ये दोनों गुटे हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मिलकर क्या दोनों को मिलकर बैठ के बात करके इस समस्या का हल निकाला जाए? जितने भी लोग हैं सभी तो एक ही परिवार के, एक ही कम्युनिटी, एक ही समाज के लोग हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैटर ये है कि उधर जब जहाँ 4 गो हड़िया रहता है, देसी भाषा में आपको मैंने बताया, वहाँ ढंढून होता रहता है, ठीक है, हाँ, वो आपस में टकराएगा, अंत में मिलकर खाना बनाना ही पड़ेगा। अंत में खाना मिलकर ही बनेगा। जितने भी लोग हैं आपस में बैठे एक टेबल में, समझा, उसके बाद बैठ के मसले का हल निकाल सकते हैं। अगर ऐसे मसले का हल निकल जाता तो फिर चुनाव में जाने का काम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन चुनाव एक चीज़ है, उसको होना ही चाहिए, लेकिन अगर मसले का हल और हर चीज़ ठीक चलता रहे तो उसका सवाल ही नहीं उठता। महज एक औपचारिकता रह जाएगी। चुनाव एक औपचारिकता ही है। हमारे जितने भी लोग इस वक्त कमेटी में हैं, अब चुनाव कराएंगे फिर वही लोग आएंगे। ये पहलू नकारात्मक पहलू है। ये तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जब कुर्सी पर हमारे जो भी सदस्य सेक्रेटरी हैं या हमारे जो भी पोस्ट होल्डर है उनको ही रहना है, तो चुनाव किस काम? और अगर इन्हीं आपसी लोगों में विवाद चल रहा है, मतभेद चल रहा है, तो ये एक टेबल का मामला है। बैठ के टेबल टॉक कीजिए, किसके दिल में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, तो आप लोग बैठ करके मसले का हल निकाल लीजिए। क्योंकि बैठ के जो मसले का हल निकलता है वो युद्ध भूमि में नहीं निकलता है। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सभी लोग परेशान हैं। आप हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, डेली आप लोगों का किसी न किसी इंटरव्यू आ ही रहा है। इस और आपको क्या कहना है कि सही हो रहा है ना? सही सवाल उठ रहा है। लोग मैदान में नहीं उतरते तो उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हासिल होती, लोगों तक पहुँचती नहीं। आप लोग मैदान में आए, ये आपका मैक ही है जो आप मेरी आवाज़ को लोगों के दिल तक कल पहुँचाएं। ये आपकी आवाज़ है, ये आपका माइक है। मैं को अपने मन से सवाल नहीं रखता हूँ अगले पर। जनता की आवाज़, जनता की आवाज़। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम, इसका नाम भी पूछता है भागलपुर। मीडिया तो जनता की ही आवाज़ होती है। आप हमसे जो सवाल करेंगे हमें उसका जवाब देना पड़ता है। हम एक ही बात कहेंगे, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी एक बहुत बड़ा एजुकेशन का इदारा है। बाकी मैं मनीष पूनम यादव, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद रहेगा। जय भागलपुर, जय बिहार रहेगा।